इस सभा के अध्यक्ष मंडल, सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड अमरजीत कौर और मंच पे उपस्थित सीपीआईएम के राज्य सेक्रेटरी कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, कॉमरेड दरिया सिंह और दोनों पार्टियों के नेतागण जो प्रदेश के यहाँ बैठे हुए हैं और बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत कुछ सुना आपने अभी तक और ज़्यादा मैं शब्दों की लाठीचार्ज नहीं करना चाहता आपके ऊपर, तो इसीलिए आप घबराइए मत। मैं संक्षिप्त में थोड़ा बहुत ही बोलूँगा और वो बोलने का मकसद तो आपने सुन ही लिया हर पहलू से कि आज बदलाव की ज़रूरत क्यों। लेकिन अहम बात क्या है, आज बदलाव की ज़रूरत इसलिए है कि हर पहलू से अगर आप देखेंगे आप तो नुकसान और बर्बादी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। सबसे अहम बात, सबसे पहली बात, आज़ाद हिंदुस्तान आज खड़ा है अपने संविधान के चलते हुए। इस संविधान के 4 बुनियादी स्तंभ है और ये 4 बुनियादी स्तंभ वो है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय और केंद्र और राज्यों के सरकार के बीच में संबंध। ये 4 मुख्य बुनियादी स्तंभ है। हर स्तंभ के ऊपर आज मोदी सरकार के हमले हर दिन तेज होते जा रहे हैं। हमारा देश का चरित्र क्या है, हमारा संविधान क्या कहता है, हम भारत के लोग है कौन? हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य का नागरिक है और हर नागरिक को न जात, कोई जात हो, कोई पात हो, कोई महिला हो या पुरुष हो, हर नागरिक को बराबर की अधिकार देती है ये संविधान। आज अगर सबसे बड़ा हमला हो रहा है उस बराबरी के ऊपर हो रहा है। आज सबसे बड़ा हमला हो रहा है इस नफरत और जहरीली प्रचार और उसके साथ साथ जो हिंसा जो हो रही है, खास तौर से अल्पसंख्यकों के ऊपर और अपने बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, इस तरीके से घोर अपराध मेरे ज़िंदगी में एक आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद मैं नहीं देखा जो आज देखने के लिए आ रहा है। इसलिए जब मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृतकाल है, हम कहते हैं भाई अमृत का पैदाइशी कैसे हुआ, इसको मोदी साहब को फिर से याद करना चाहिए। अमृत पैदा होता है समुद्र मंथन से और समुद्र मंथन जब चल रही होती, दुनिया के सभी लोग, कहा जाता अपने पुराणों में, पौराणिक कथाओं में, ये विष्णु पुराणों में कहा गया कि सभी लोग बैठे हैं समुद्र के कोने पे, ये मंथन जलते हुए इसको देखते हुए, और उस समय 2 कलश उभर के आते हैं समुद्र से। एक कलश में था अमृत और दूसरे में था जहर। देवी देवता भी बैठे थे वहाँ पे। उन्होंने जल्दबाजी में एक कलश उठा ली ये सोचते हुए कि ये अमृत है, और फिर बाद में ले जाके देखा तो उसको खोल के तो अमृत नहीं, ये जहर है। और अमृत जो है गलत लोगों के हाथ में पहुँच गया। अब ये गलत लोगों के हाथ से वापस कैसे लाए देवी देवता, वो एक और कहानी है, वो जब समय आएगा बताऊंगा मैं। लेकिन आज हमें समझना है कि हम ये पहली कहानी के जैसे खड़े हैं, आज खड़े हैं कि देश के अंदर जो अमृत है वो गलत लोगों के हाथ में है। आज उन गलत लोगों के हाथ से उस अमृत को उठाकर ले आना है जनता के हित में, देश के हित में, हमारे देश को बचाने के लिए। ये गलत लोगों के हाथ से उठाकर ले आना है, तो ये गलत लोग आज सत्ता में हैं, इनको आज सत्ता से उतारना है, बिना उसके अमृत देश के लोगों के हाथ में नहीं पहुंचेगी। आज बदलाव का मतलब है आइए हम सब मिलकर अमृत को अपने हाथ में ले, ना कि इन गलत लोगों के हाथ में रहे, और मोदी सरकार को उतारे, हम उसको हराए, अपने देश को बचाए और ये बदलाव ले आइए आज हमारे देश में। ये है असली बदलाव का मतलब। हर क्षेत्र में हर तरीके की समस्याएं बढ़ रही है। अब मोदी साहब आगे, हम गारंटी की मोदी की गारंटी, वो कहने लगे कि देखो 80 करोड़ लोगों को मैं भूख से बचा रहा हूँ, हर गरीब को मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। अरे आप देने की बात क्या है, ये कानून है मोदी साहब।
ये हमारी अन्न सुरक्षा की कानून है जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार के समय इस लाल झंडे की दबाव से ये कानून बना, और उसके चलते हुए देश के 2/3 लोगों को आप जो है अन्न सुरक्षा जो है प्राप्त किए हो। अब ये कह रहे हैं कि मेरी मेहरबानी है मैं दे रहा हूँ। अरे ये पूरा का पैसा जो है वो लोगों की है, और हर लोग टैक्स भरते हैं। मोदी साहब का प्रचार ये है कि सिर्फ धनी लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल नहीं। दुकान से जाकर आप एक बिस्कुट की पैकेट खरीदो, उसके अंदर टैक्स है। सबसे ज़्यादा टैक्स आज हमारे देश में गरीब लोग देते हैं, क्योंकि वो खाने की ये चीज़ें खरीदते हैं। इस टैक्स के पैसे को इस्तेमाल करके कहते भारत से हमने भूख मिटा दी। अरे भूख मिटा दिया तो मुफ्त अनाज देने की ज़रूरत क्या है? आंकड़े कहते हैं कि 5% सिर्फ गरीब है देश में, बाकी सब तरक्की कर रहे हैं। तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आपको मुफ्त खाना देने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? और वो भी दे कितना रहे हो? 5 किलो अनाज। 5 किलो अनाज हर महीने हर व्यक्ति के लिए, क्या इससे गुजारा होता है? 5 किलो में आप पूरा महीना जिंदा रह सकते हो? हाँ या ना? तो कम से कम 10 किलो चाहिए। तो यूपीए सरकार में अरे 20 हो तो और बेहतर, लेकिन कम से कम 10 तो चाहिए। और यूपीए सरकार के अंदर हमने क्या गारंटी दिया था कि ये 5 किलो मुफ्त अनाज के साथ साथ 5 किलो आपको सब्सिडाइज्ड अनाज मिलेगा, यानी चावल मिलेगा 3 रुपये किलो, गेहूँ मिलेगी आपको 2 रुपये किलो, और दाल मिलेगा अब मोटी दाल आपको 1 रुपये किलो। ये सब वही 80 करोड़ लोगों के लिए, 81 करोड़ लोगों के लिए वो प्राप्त होगा। अब मोदी साहब आके कहता मेरी गारंटी है मुफ्त अनाज दे रहा हूँ, और वो सब्सिडाइज्ड अनाज को बंद कर दी। अब 5 किलो चावल अगर आपको खरीदना है बाज़ार से, तो दिल्ली के दाम से मैं कह सकता हूँ वो 300 रुपये होंगे। अब जींद में कितना है चावल का 1 किलो मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 300 रुपये होंगे। यानी 5 किलो 15 रुपये में मिलने वाली अब 300 रुपये में मिलेगी, और उस पर हम जिंदा रहे। और मोदी साहब कहते हैं कि मेरी वाह करो, मैं आपको गारंटी दिया हूँ। अरे क्या गारंटी है आपकी? 2 करोड़ बेरोजगारी की रोजगार की गारंटी दी आपने। आपने बहुत सारे गारंटियाँ दी कि सबको काला धन वापस ले आएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। सब गारंटियाँ जुमले निकले। अरे गारंटी देने का मतलब नहीं है, गारंटी करके दिखाओ। गारंटी करके दिखाओ। अगर कोई एक सरकार है आज पूरे देश में जो ये गारंटियां करके दिखाती है, वो ये लाल झंडे की सरकार है केरल में, जहां पर हर इंसान को अमीर हो गरीब हो, बीपीएल कार्ड हो या ना हो, हर इंसान को केरल के अंदर आपको राशन का माल मिलता है। राशन दुकान में जाकर वो अपना माल खरीद सकता है, ये अधिकार है, और कहीं नहीं है पूरे देश भर में। अगर केरल में संभव है तो यहाँ पे क्यों नहीं संभव? क्योंकि वहाँ पे साधन जो जुटाए जाते हैं वो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो साधन इकट्ठा किया जाते हैं वो जाते हैं अपने दोस्तों को, अमीरों को खरबपति बनाने के लिए। आज जब से मोदी साहब आए, देश के अंदर आर्थिक असमानता इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी कि आज अपने पिछले साल 2023 में 1% अपनी देश की आबादी, 1% देश की आबादी का संपत्ति जो है वो 23% बढ़ा। 23%, यानी वो और अमीर हो गए। और नीचे के तबके के 25% लोग, उनकी जो है संपत्ति 13% घटी है। यानी गरीब की संपत्ति घटती है, अमीर की संपत्ति बढ़ते जाती है, और देश के अंदर खरबपतियों की संख्या बढ़ते जा रही है। और मोदी साहब का कहना है ये तरक्की हो रही है। अरे देश के अंदर नौजवान को, हमारे देश के अंदर आज 52% देश की आबादी जो है 25 साल की उम्र से कम है। तकरीबन 70% आबादी 40 साल की उम्र से कम है, और इनमें से 42%
42% जो पढ़े लिखे, जो बीए कर चुके, वो बेरोजगार भटक रहे हैं। अगर यही बेरोजगार नौजवान को जो पढ़ा लिखा है, अगर उसको सही ढंग से आप उसकी व्यवस्था करो, उसको रोजगार दिलवाओ, तो एक नया भारत अपना नौजवान बनाएगा। कोई नेता की ज़रूरत नहीं है, कोई नेता की ज़रूरत नहीं है। ये नया भारत अपना नौजवान खुद बनाएगा, एक बेहतर भारत। तो आज जो है सवाल देश के लिए चाहिए नेता नहीं, देश के लिए नेता नहीं चाहिए, देश के लिए नीति चाहिए। देश के लिए नीति चाहिए जो जनहित में नीति हो, और उन नीतियों को लागू करना हो तो जनता के हित वाली पार्टी को आप जो है इकट्ठा होकर इस सरकार को हटाते हुए भाजपा का वो एक सामूहिक सरकार का गठन हो केंद्र में दिल्ली में, और वो सरकार जो चलते हुए ये धर्मनिरपेक्ष नीतियों को लागू कर सके, और वो वातावरण फिजा पैदा करे देश मुल्क में, जब सिर्फ ये नहीं पूछेगा कोई कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, ये नहीं पूछेगा कोई आप जाट हो या ब्राह्मण हो या आप दलित हो। सिर्फ ये पहचानेगा कि इंसान इंसान को पहचाने, और वही है अपना भारत का मुल्क। और इस मुल्क के अंदर वो वातावरण को खड़ा करने की ज़रूरत है। अगर वो करना है, जो ये हिंसा और ये जहरीला जो वातावरण फैला रहे हैं आज भाजपा और मोदी साहब की सरकार के चलते हुए, उस सरकार को सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है, वरना इस वातावरण को हम बदल नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ जनहित में आपके साधन जो आपने जुटाया है उसको इस्तेमाल करो अपनी जनता की तरक्की के लिए। आज देश के अंदर साधनों की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है। अगर ये लूट को बंद करें आप, ये लूट जो हो रहा है अपनी देश की संपत्ति का, और ये देश की संपत्ति के मालिक कौन है? मालिक आप है, हम है, देश की जनता है। ये हमारी संपत्ति, अपनी संपत्ति। सरकारें जो आती है जाती है, वो इस संपत्ति के मैनेजर है, ये संपत्ति के मालिक नहीं है। संपत्ति के मालिक है आप, हम और देश की जनता। और कोई भी मालिक, कोई भी मैनेजर बिना मालिक के इजाज़त के अगर इस संपत्ति को बेचना चाहता है और बेचता है, और मालिक की इजाज़त ना लिए हुए बेचता है, तो मालिक का ये जिम्मेदारी बनता है उस मैनेजर को बदलो, उसको उठाकर फेंको और एक नया मैनेजर ले आओ जो जनहित में काम करेंगे। आज ये है बदलाव का मतलब। हमारी संपत्ति के मैनेजर जो लूट रहा है हमें, हमारी संपत्ति को, उसको बदलना, और देश की जो हमारा जो साधन है, जो हमारी संपत्ति है, उसको इस्तेमाल करें जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए। सुना आपने महिलाओं की हालत क्या है, बच्चों की हालत क्या है कुपोषण की हालत अपने देश के बच्चों के भीतर। ये सब बातें सुनी आपने बाकी नेताओं से, दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सब बदल सकते हैं, हम सब बदल सकते हैं जब ऐसी सरकार आए जो जनहित में काम करने वाली नीतियों को लागू कर सके। तो अब ऐसी परिस्थिति में लूट जो मची हुई है उसको रोकना। मोदी साहब जब से आए पिछले 10 साल में तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जो देश के अंदर अमीर लोगों ने बैंकों से लिए, वो कर्जों को माफ कर दिया। 17 लाख करोड़। और हमारे अन्नदाता किसान जब वो कहते हैं हमारे कर्जे को माफ करो, तो कहता कि पैसे नहीं है। यानी इनके लिए पैसे है आपके पास, और कितना 17 लाख करोड़ अगर वो माफ नहीं करते और वो पैसा इस्तेमाल करके सरकारी योजनाएं बनाते, हमारे सड़कें बनवाते, नहरें खुदवाते, जिन गांवों में पीने की पानी नहीं है वहाँ पे कुएं खुदवाते, अगर ये काम करने लगे तो करोड़ों लोगों को नए नौकरियों की सृष्टि होगी, और करोड़ों हमारे नौजवान को वो जो है राहत मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए नीयत चाहिए, और अगर वो नीयत चाहिए तो ये सरकार को बदलना, इसलिए मैं कह रहा हूँ नेता की ज़रूरत नहीं है, नीति की ज़रूरत है। जनहित में नीति की ज़रूरत है, और वो है असली बदलाव जिसको हमें लाना है।
अब ये लूट मचाई, मेरा भी एक याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड के बंद करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो राजनीतिक पार्टी हो, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड तो राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाया है, तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है इस केस में दाखिल होने के लिए। तो हमने कहा कि चीफ जस्टिस साहब समझ लीजिए आप कि देश के अंदर जितने राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से अगर कोई पार्टियां है जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को स्वीकार नहीं किया, पहले दिन से इसको ठुकराया, ये कहते हुए ये कानूनी भ्रष्टाचार है जो अपने देश को लूटा जा रहा है, उसके हम भागीदारी नहीं है, तो वो सिर्फ ये लाल झंडे की पार्टी और ये वामपंथी पार्टियां हैं जिन्होंने ये बात रखी। अब कोर्ट ने कहा कि भाई बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड को तो रद्द कर दी और कहा कि बताओ आज तक इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा किसने और किसने कौन सी पार्टी को दिया। अब ये बात परसों स्टेट बैंक को जमा करना था चुनाव आयोग के अंदर, स्टेट बैंक ने मना कर दिया। 18 दिन चुपचाप रही, मना कर दिया। अब क्योंकि अगर ये बता देते तो पोल खुल जाता। अदानी साहब को इतने एयरपोर्ट मिले हैं और उसके लिए उल्टा वो कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं, ये साबित हो जाती है। अब किसको क्या मिला और कितना उन्होंने कमीशन के रूप में इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिया, वो सब साबित हो जाता। तो ना खाऊंगा ना खाने देना दूंगा, ये जो पूरे मतलब जोर जोर से बोलते जाते, वही पकड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा बख्शिश वही है जो अपने देश की संपत्ति को लूटे जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करके आज ऐसी हालत बना रखे हैं कि छोटे पार्टियां, गरीब पार्टियां और ख़ासतौर से जनता के साथ जुड़े हुए पार्टियां, इन पार्टियों को चुनाव लड़ने से वो जो है दूर रखने की कोशिश है, क्योंकि आजकल चुनाव उसूलों पे नहीं हो रही है। चुनाव किसी सोच और समझ से नहीं हो रही है, चुनाव को एक व्यापार बना दिया। कल तक जो आपके कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, हर प्रदेश से वो जो है जाकर उनके ऊपर कब्जा करके जुगाड़ कर रहे हैं। किसी को सीधा पैसे दे के खरीद लेते हैं भाजपा, किसी के ऊपर धमकी देती है ईडी का और किसी को गिरफ्तार कर लेती है। और जब हम लोग सब आवाज़ उठाते हैं ये गलत हो रहा है, तब भाजपा का कहना क्या है मोदी साहब का, मैं भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा हूँ। आप क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते? मतलब बिल्कुल लड़ना चाहते हैं मोदी साहब, लेकिन भ्रष्ट लोगों को सज़ा तो दिलवाओ। अब आपने पिछले 5 साल में तकरीबन 6,000 केसें दर्ज की है ईडी ने विपक्षी नेताओं के ऊपर, और इस 6,000 में से सज़ा कितने को मिली कोर्ट से? 23 लोग। 6,000 आपके ये चार्ज, ये गिरफ्तार किए हो, ये चार्ज लगाए हो, लेकिन सज़ा मिली है 23 लोगों को। यानी मतलब क्या है, 0.01% से भी कम है जिसको सज़ा मिली है। तो सज़ा दिलवाने के लिए नहीं हो रहा है ये काम, धमकी कर दिलवाने के लिए हो रहा है। जोर ज़बरदस्ती उनके ऊपर बोला गया, आप अपनी पार्टी छोड़कर हमारे पास आ जाओ, तो ये सब केस जो है माफ़ हो जाएगी। यानी कल तक भ्रष्ट आदमी है, घोर भ्रष्टाचार किया हुआ है, आज जब भाजपा के अंदर चले जाता है वो सत्य हरिश्चंद्र बन जाता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। ये है खिलवाड़ जो बना रखा है राजनीति का। अब इससे छुटकारा पानी है तो इस सरकार को हटानी है। अब इस तरीके की जो कामें जो हो रही है, जो आज हर पहलू के अंदर, आज ये ज़रूरी है कि सरकार को हटाना है। तो लोग मेरे को जब हारे थे हम जींद, लोग यहाँ पे हरियाणा में पूछ रहे थे कि आप परिवर्तन बदलाव संदेश रैली कर रहे हो, चुनाव में कहाँ दे रहे हो कैंडिडेट? मैं बोला हमारी मकसद है बदलाव का, हमारा मकसद है सरकार बदले और जनहित की सरकार आए, देश की एकता अखंडता को बचाने वाली और संविधान को बचाने वाली सरकार आए। यह है हमारा बदलाव का मतलब।
तो कहता बिना चुनाव लड़े कैसे लाओगे बदलाव। ऐसे वही है खासियत इस लाल झंडे की। लाल झंडे चुनाव से नहीं बदलता परिस्थितियों को, लाल झंडा बदलता है संघर्ष से और लड़ाई से। और जिन लोगों को इसके अंदर यकीन नहीं है, समझ लीजिए फांसीवाद की बात हुई, कॉमरेड अमरजीत ने बहुत कुछ बताया उसके बारे में, लेकिन फांसीवाद के खिलाफ जब जीत हुआ, कौन सा झंडा था जो हिटलर के संसद के ऊपर लहराया, ये सूचना देते हुए पूरे दुनिया को कि हमने हिटलर को हरा दिया। वो झंडा किसका था, कौन सा था? यही लाल झंडा, यही लाल झंडा वहाँ पे खड़ा होके हिटलर को भगाकर दुनिया को बचाया। तो ये संघर्षों की पार्टी, बदलाव ऐसी आती है। सरकार पलट कर दल बदलू करके जो बदलाव आएगी वो सही बदलाव नहीं। सही बदलाव वो होती है जो जनहित में होती है, सत्ता के हित में नहीं। आज तो भाजपा रही नहीं पार्टी, भाजपा तो भरी हुई है पुराने कांग्रेसियों से। अब ये पूरे के पूरे कांग्रेसी भाजपा में आ गए तो लग रहा है कि भाजपा मुक्त भारत बन रहा है, क्योंकि भाजपा के अंदर ये पूरे कांग्रेसी भरे हुए। तो अब ये भाजपा मुक्त भारत बना, मतलब धंधेबाजी, सौदेबाजी ये करें आप राजनीति के लिए, तो देश को बर्बादी की ओर ही ले जाने की बात। तो इसलिए हम कह रहे हैं आज के दिन कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर है। क्या हम अपने बच्चों को, अपने नई पीढ़ी को, क्या इनको ये अवसर दिला सकेंगे? अगर 42% अगर हमारे देश के अंदर जो ग्रेजुएट है, जो बीए कर चुके हैं, वो बेरोजगार भटक रहे हैं, करोड़ों के तादाद में नौजवान बेरोजगार भटक रहा है, वो गलत रास्ता नहीं अपनाएगा तो क्या करेगा? और वो जब गलत रास्ता अपना कर जाएगा, आप कहते हैं कानूनी व्यवस्था खराब हो गई, उसके ऊपर शोषण करो, दलितों के ऊपर शोषण करो, महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ाओ, और फिर और कुछ नहीं तो एक नया तरीका निकाला बुलडोज़र पॉलिटिक्स का। अब बुलडोज़र चलाओ, आप जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनके घरों को बिठा दो, वो कोर्ट कचहरी में धक्के खाते रहेंगे जब तक उनकी नई पीढ़ी भी बुजुर्ग नहीं हो जाएगी, तब तक ये केसों का कोई निर्णय नहीं होगा। और जब तक केस निर्णय नहीं होंगे, लोगों को जेल में बंद करके रखे हो, सज़ा उनको मिली जा रहा। एक भी आज जो है वो यूएपीए में बंद की है, उसके ऊपर सज़ा कचहरी ने नहीं दिया, लेकिन सब पड़े हुए जेल में 4 साल से 5 साल से, यानी सज़ा तो हो ही रही उनकी। अब हाल ही में 10 साल के बाद एक व्हीलचेयर पे बैठे हुए एक डिजेबल्ड एक प्रोफेसर, उसको परसों कोर्ट ने रिहा किया 10 साल के बाद यूएपीए के अंदर, और एक भी चार्ज जो यूएपीए ने लगाया वो साबित नहीं हो पाई। लेकिन 10 साल बेचारा अपने व्हीलचेयर के अंदर बैठकर जेल में था। तो ये हालत है बेइंसानियत की, जो बढ़ावा जो हो रही है अपने देश के अंदर, उससे जो है अब नहीं सह सकते। और तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि अब आज ये ज़रूरी है हम सबको मिलजुल कर इकट्ठा होकर, इसलिए ये इंडिया की गठबंधन बनाई हमने। इंडिया की गठबंधन हर राज्य में अब जो है सीटों की तुलना में बातचीत चल रही है। यूपी के अंदर वो समझौता हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, हरियाणा में आपके कांग्रेस और आपके बीच में हुआ है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, दक्षिण में तो तमिलनाडु में हो चुका है। और ऐसे ही मतलब इकट्ठा हर राज्य के अंदर पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं जो धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक पार्टियां हैं, इसी मकसद से कि देश को बचाना। आपके हरियाणा के अंदर भी हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी आपके धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक पार्टी ये पार्टियां हैं,